हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, जैसे कि लिविंग क्या है, उनको हम लोगों ने क्या किया था, आइडेंटिफाई कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लिविंग को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, उन लिविंग्स को हमने पहचान के अब उनका हमें क्या करवाना है, क्लासिफिकेशन करवाना है। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास तीन चीजें आई थी। एक तो था टेक्सोनोमी, ठीक है, दूसरी हम लोगों ने देखी थी लास्ट क्लास में सिस्टमैटिक्स, राइट, और इसके साथ थर्ड चीज और ऐड होगी, वो क्या होगी, मॉडर्न टेक्सोनोमी। ठीक है, तो स्टडीज, तो यहाँ पे इन तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे कि टेक्सोनोमी, सिस्टमैटिक्स और जो मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज है वो क्या होती हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा वापस से इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जो टेक्सोनोमी थी वो जो वर्ड है टेक्सिस से आया था, यानी कि यहाँ पर पास था टेक्सिस प्लस नॉर्म्स। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर रहे थे तो हमारे पास क्या बन रहा था, अरेंजमेंट। टेक्सिस का मतलब क्या था, अरेंजमेंट। ठीक है, और नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, विद लॉज। ठीक है, हमें क्या करना है, जो लिविंग्स को है उनको अरेंज करना है रूल एंड रेगुलेशन के साथ। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ रहा था कि जो टेक्सोनोमिक वर्ड है वो किसने प्रपोज किया था। तो ये जो वर्ड था वो किसने प्रपोज किया, प्रपोज्ड बाय एपी डे कंडोले। ठीक है, डे कंडोले, राइट। तो ये हमारे पास दो चीजें होने के बाद में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो टेक्सोनोमी है वो क्या चीज है। तो ये हम लोगों को पता था कि टेक्सोनोमी जो है एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या कहते हैं, क्लासिफाई करते हैं। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टेक्सा। यहाँ पे ये चीज जो वर्ड है टेक्सा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेक्सा जो वर्ड है वो यहाँ पे आप कैटेगरी भी लगा सकते हो, यानी कि टेक्सा या आप बोल सकते हो कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरीज। ठीक है, तो एक चीज याद रखो कि कितने टेक्स और या कितनी कैटेगरीज हम लोग बनाते हैं ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो टेक्सोनोमी हमने क्या देखी, एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टेक्सा या कैटेगरीज। किसके बेस पे, बेस्ड ऑन दियर कैरेक्टराइजेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, टेक्सोनोमी में क्लासिफिकेशन किया है किसका बच्चों, लिविंग्स का, किसके अंदर, टेक्सा में, और किसके बेस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज थी जो छूट गई थी, वो क्या थी, जिसको किसने फुलफिल किया था, सिस्टमैटिक्स ने फुलफिल किया था। तो अगर हम सिस्टमैटिक्स की बात करें, हम यहाँ पे सिस्टमैटिक्स, ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स भी इसी की तरह ही एक ब्रांच थी। इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने सिस्टमैटिक्स टर्म किसने दिया था, तो मैं दोबारा से बता रही हूँ किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, राइट। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ये जो टर्म है सिस्टमैटिक्स किसने दी थी, लीनियस ने दी थी। और ये वर्ड पे भी क्वेश्चन आया है कौन सी लैंग्वेज से डेरिवेट हुआ है, तो ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, और लैटिन वर्ड के अंदर कौन सा वर्ड से बना हुआ है, लैटिन वर्ड का वर्ड था सिस्टेमा। ठीक है, और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो सिस्टेमा का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट।
सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किसका? लिविंग्स का। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो लिनियस थे उन्होंने इसके लिए एक बुक भी लिखी थी और उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। तो बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टेमा नेचुरी पे क्वेश्चन आया हुआ है। सिस्टमैटिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। सिस्टमैटिक्स टर्म किसने दी? लीनियस ने दी। तो आपको इस लेक्चर के अंदर सिर्फ उतनी ही चीजें बताई जा रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए टर्म्स है। ठीक है, ओवरऑल अभी हम लोगों को इतनी चीज समझनी है कि हमें लिविंग्स को क्या करना है, क्लासिफाई करना है। और क्लासिफाई करने के लिए हमारे सामने दो ब्रांच है, एक तो कौन सी है? टेक्सोनोमी है, और दूसरे हमारे सामने क्या है? सिस्टमैटिक्स है। ठीक है, टेक्सोनोमी के अंदर तो हम पर्टिकुलर कैरेक्टराइजेशन की बेसिस पे, जैसे हमने कैरेक्टराइज किया था ना, डिफाइनिंग कैरेक्टराइजेशन और नॉन डिफाइनिंग, उनके बेसिस पे हम लोगों ने लिविंग्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सिस्टमैटिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या बनता है बच्चों? सिस्टमैटिक्स अगर हम देखें तो सिस्टमैटिक्स जो रहता है इसके अंदर हम दो चीजें ऐड करते हैं, टेक्सोनोमी प्लस मैंने कल भी बताया था यहाँ पे किसको यूज करते हैं? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी इवोल्यूशन रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एक चीज देखो, यहाँ पे हमारे सामने क्या आता है, इसका मतलब हम समझते हैं। जो हमारे सामने क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस वर्ड का मतलब समझते हैं पहले। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, इसका मतलब कैसे है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नया ऑर्गेनिज्म है, ध्यान से समझना, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म जो पुराने आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ उसका क्या करना होता है? हमें कंपैरिजन करना होता है। कैसे? जैसे कि जो जो नया ऑर्गेनिज्म है वो किसके कितना क्लोज है? जो नियरेस्ट ऑर्गेनिज्म विद न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो अभी नया है, वो किसके साथ कितनी सिमिलरिटी शो करता है? जो पुराने आइडेंटिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है उनके साथ। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन की बात करें, एग्जांपल लेके बता रही हूँ आपको जस्ट ये, ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेके चलते हैं ह्यूमन में। कौन कौन से? एक तो ह्यूमन के पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक है, दूसरा उनके हेयर प्रेजेंट होते हैं स्किन पे। तीसरा ह्यूमन के अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनके बेसिस पे अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन रिलेशनशिप का पता लगाए तो कैसे लगाए? मान लो हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म है, एक तो क्या है? फिश। ठीक है, और एक क्या है? मंकी। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, इन दोनों के अंदर देखें तो आप एक चीज नोटिस करना कि अगर हम पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लेके, वर्टिब्रल कॉलम, वो फिश के अंदर भी प्रेजेंट होती है और मंकी में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरी चीज हेयर ऑन स्किन, जो फिश पे नहीं होती, सेकंड की बात कर रही है, लेकिन मंकी में प्रेजेंट होती है। तीसरी मेमोरी ग्लैंड्स की प्रेजेंस, ये भी फिश में नहीं होती लेकिन मंकी में प्रेजेंट होती है। तो अगर हम मंकी की बात करें तो मंकी जो है वो मान लो न्यू ऑर्गेनिज्म है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसके क्लोज है तो आप किसके क्लोज बताओगे? ह्यूमन के कंपैरेटिव टू फिश। ठीक है, तो ये चीज आपने किस तरीके से जानी? उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस, यानी कि इवोल्व कैसे हुआ है, किसके साथ कितने, मतलब जो नया ऑर्गेनिज्म है उनका जो पहले से आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनके अकॉर्डिंग वो किसके साथ ज्यादा सिमिलरिटी शो कर रहा है।
ठीक है। तो अगर हम इसको एक रिलेशनशिप में पुट करें तो ऐसे मानेंगे कि ये एक एंसेस्टर है, ठीक है, और इस एंसेस्टर से दो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए, एक तो क्या बने, फिश, ठीक है, और यहाँ पे जो और एंसेस्टर है वो यहाँ पे मंकी का भी और ह्यूमन का भी कहीं ना कहीं सिमिलर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक चार्ट बनता है कि ह्यूमन मंकी का कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, तो ये दोनों क्या है, ज्यादा क्लोज है, लेकिन इन दोनों का, इसका और फिश का जो एंसेस्टर है वो कभी एक रहे होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक इवोल्यूशनरी रिलेशन, एक मैप प्रिपेयर किया जिससे हमें ये चीज पता चलती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके कितना नजदीक है, ठीक है। तो ये इवोल्यूशनरी जो थिंग थी वो हमारे पास किसके अंदर आती है, सिस्टमैटिक्स के अंदर आती है, ठीक। अब अगर हम देखें इसके बाद में हमारे पास जो रहता है मॉडर्न सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है, या फिर यहाँ पे थर्ड चीज आती है वो क्या थी, मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे मॉडर्न जो टेक्सोनॉमिकल स्टडी थी इसके अंदर हम लोगों को क्या मिलता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर, कि जो यहाँ पे जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी के दौरान, जो टैक्सोनॉमिस्ट हम उनके बारे में वर्ड यूज करते हैं जो कि क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं ना वो पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ही यहाँ पे ऐड करते हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे कैसे हम देखें। देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है उनके अंदर कि वो ये चीज देखेंगे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा वो देखेंगे, पहला, और दूसरा वो देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। तीसरा वो देखेंगे डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे है क्लासिफिकेशन करने के लिए, और वो फोर्थ पॉइंट नोट करेंगे इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडीज है उनके अंदर टेक्सोनोमिस्ट होते हैं वो किन किन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला तो वो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, दूसरा वो सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं, तीसरा डेवलपमेंट प्रोसेस देखते हैं ऑर्गेनिज्म की क्या रही होगी, और फोर्थ इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये चारों के चारों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके नीट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपके एनसीईआरटी के अंदर एनसीईआरटी ने भी इस पॉइंट को गिवन किया हुआ है। तो अब देखो हमारे पास क्लासिफिकेशन करने के लिए कितनी चीजें आ गई। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन करने के लिए यानी कि क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास टेक्सोनॉमी है जिसके अंदर हम एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर देखते हैं। सिस्टमैटिक्स में हमने क्या यूज कर दिया, इवोल्यूशनरी, और मॉडर्न टेक्सोनॉमी में हमने 4 पॉइंट्स ऐड किए हैं, और वो 4 के 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से है हमारे सामने। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसी है, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसी है, ठीक है। तो इन तीनों की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये कि टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी, टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करें तो ये अलग अलग टाइप आपके यहाँ पे मेंशन है, लेकिन दो टाइप जो है मैं आपको अभी बता देती हूँ, बाकी की जो आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे दो टाइप पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो होती है साइटोटेक्सोनॉमी, ठीक है, और एक बच्चों होती है कीमो टेक्सोनॉमी, ठीक है। साइटोटेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइटो का मतलब ही हमें पता है कि किसके लिए आता है, सेल के लिए आता है।
तो सीधी सी बात, यहाँ पे साइटोटैक्सोनॉमी है जो वो किसके ऊपर बेस्ड है, सेल की स्ट्रक्चर पे बेस्ड रहेगी, ठीक है। तो जो यहाँ पे सेल की जो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, अगर हम वो देखें कि साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो वो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या क्या रहेगी, पहली तो रहेगी कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम का नंबर क्या है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है ऑफ क्रोमोसोम, और तीसरा बिहेवियर ऑफ सेल और क्रोमोसोम्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो साइटोलॉजिकल यानी कि सेल बेस्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं हमारी कौन, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो वर्ड ही हमारे लिए क्या आता है, सेल आता है, जबकि कीमो जो वर्ड है वो किसके लिए आता है, केमिकल के लिए, ठीक है। अब क्या चीज है कि एक चीज यहाँ पे याद रखो कि जैसे कि मान लो सेल है और सेल का अंदर क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म होता है, राइट। इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, ठीक है। और ये केमिकल्स आपस के अंदर जुड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं और बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जितनी भी सेल है उनके अंदर ये जो केमिकल रहते हैं ना वो लगभग सेम रहते हैं, क्योंकि ऐसा होना चाहता है जितने भी लिविंग है ना उन सब लिविंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेल की या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म है वो सबकी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल का मतलब है कि जो केमिकल कंपाउंड है या बायोमोलिक्यूल्स है वो उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी। तो यहाँ पे केमिकल का एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल में क्या क्या रहेंगे, जैसे कि एल्केलॉइड्स, ठीक है, इसके अलावा कैरोटीनॉइड, ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और फैटी एसिड, ठीक है, और इसके अलावा अमीनो एसिड, ठीक, इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेट्रा, पॉलीसैकेराइड्स भी बोल सकते हो, एक वो भी लिख देते हैं, पॉलीसैकेराइड एक्सेट्रा। तो ये जो केमिकल्स हैं इनके बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हमारा किसके अंदर आता है, कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम लोग टेक्सोनॉमी की बात कर रहे थे। तो वहां पे टेक्सोनॉमी की दो टाइप देखे, एक तो किसके बेसिस पे था, सेल के बेसिस पे था, और किसके बेसिस पे था, केमिकल के बेसिस पे था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो टेक्सोनॉमी हम लोग कर रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं कि इन टेक्सोनॉमी के बेसिस पे हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। किसका क्लासिफिकेशन करना है, लिविंग्स का। और हमें ये चीज तो पता चल गई है कि लिविंग्स की प्रेजेंस अर्थ पर बहुत 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 वैरायटी लिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा वहां पे देखते हैं कि जो डाइवर्सिटी कितनी है, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग, डाइवर्सिटी देखते हैं लिविंग्स के अंदर कितनी प्रेजेंट है, ठीक है। देन हम देखेंगे कि उनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, उसका टेक्सोनॉमी क्यों हम देख रहे हैं। सो अभी तक हमने क्या देखा है कि लिविंग्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। लिविंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उनको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। और क्लासिफाई करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, एक मेन चीज है और वो ये है कि हमें तीन अलग अलग चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स और मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी के अंदर हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म में मतलब अर्थ पर ऑन अर्थ मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी, अर्थ पर मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है वो ट्रॉपिकल
रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि अर्थ पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। रीजन क्या है वहां पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने का? दो रीजन है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो प्रिडिक्टेबल है, और वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में बहुत ही कम जो है फ्लक्चुएटी आती है, यानी कि जो वहाँ पे फ्लक्चुएशन है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ का जो एनवायरमेंट है, दो रीजन है। पहली बात तो एनवायरमेंट जो है वहाँ का वो क्या है, प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि वहां पे जो लेस फ्लक्चुएशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी क्या है, बहुत ही कम फ्लक्चुएटिंग है। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अर्थ पर डाइवर्सिटी, पहले ये तो देखे ना, लिविंग पता चल गए, लिविंग पता चलने के बाद में हम देखते हैं कि अर्थ पे कहाँ कहाँ लिविंग्स क्या है, वेराइटी में प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा वेराइटी में कौन प्रेजेंट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ये तो आता है फर्स्ट रैंक पे। ठीक है, सबसे ज्यादा। और अगर सेकंड की बात करें, यानी कि सेकंड अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ है अर्थ पे, फर्स्ट पे तो कहाँ थी बच्चों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और सेकंड अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर हमारा क्या जाएगा, कोरल रीफ्स। ठीक है, यहाँ ये आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो गए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। कोरल रीफ्स जो है वो सी बॉटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हम आगे अपकमिंग क्लासेस के अंदर इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे, रीफ्स जो है वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। तो दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये आता है कि वो ये कि ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि नंबर ऑफ स्पीसीज जो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी है अर्थ पर, अगर उसको डिस्क्राइब करें कि कितने नंबर आ चुके हैं लिविंग्स के, तो अगर नंबर की बात करें, नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन, जो अभी तक हमें पता चल रहे हैं, वो नंबर की बात करें तो वो किसके, जो रेंज आती है वो किसके बीच में आती है, यानी कि रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये आपकी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज अर्थ पे आइडेंटिफाई हो चुकी है, वो 1.7 टू 1.8 मिलियन है। अब इसके अंदर चीजें ऐड भी होती रहती हैं और निकलती भी रहती है, ये चीज भी याद रखना। रीजन ये है कि देखो स्टेबिलिटी तो कहीं है ही नहीं, चीजें क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, कुछ चीजें ऐड होती रहती है, कुछ निकलती रहती है, यानी कि स्पीसीज जो है कुछ एक्सटिंक्ट होती रहती है। ठीक है, और कुछ वापस से ऐड होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स नहीं है, तो यानी कि इस रेंज के अंदर कुछ तो न्यू जो है, न्यू स्पीसीज तो क्या है, ऐड होती है। ठीक है, लेकिन वहीं पे कुछ स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट भी तो होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लगातार रेशो चलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें कि जो लार्ज वैरायटी है हमें जो ऑर्गेनिज्म की देखने को मिल रही है, अगर हम बात करें लार्ज वैरायटी देख रहे थे हम लोग कि बहुत सारी वैरायटी प्रेजेंट है अर्थ पर। ठीक है, तो वो वैरायटी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती है बच्चों, माइक्रोब्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, और एनिमल्स हैं, ठीक है, और फंजाइज हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इन सब की क्या है, एक लार्ज वैरायटी है, और इस वैरायटी को ही हम क्या बोलते हैं, बायो डाइवर्सिटी। क्लियर हो गया, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। तो और भी अगर हमको क्लियर करना है तो मान लीजिए कि स्पेसिफिक एरिया है। ठीक है, ये मान के चलते हैं इस एरिया के अंदर कितने माइक्रोब्स है, कितने प्लांट्स है, कितने एनिमल है, कितने फंगस है, यहाँ पे ये जो वेराइटी है इसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी।
ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज जितनी भी मल्टीपल लिविंग की प्रेजेंट है तो वो क्या रहती है, उसकी पर्टिकुलर डाइवर्सिटी रहती है। ठीक है, तो यानी कि ऐसे एरिया में जो वैरायटी ऑफ स्पीसीज है वो क्या कहलाएगी, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अब बायोडाइवर्सिटी में हमारे चीज दो क्लियर होगी कि अर्थ पर दो जगह बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, वो कहाँ कहाँ है, एक तो जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और दूसरा कौन सा था, कोरल रीफ, जहाँ पे नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम लोगों को पता चल गया कि इतने टाइप के यहाँ पे डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, इन सारे लिविंग्स को, यानी कि सारे के सारे क्या है, लिविंग्स है। ठीक है, इन लिविंग्स को हमें क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें टेक्सोनोमी या सिस्टमैटिक्स या मॉडर्न टेक्सोनोमी लेते हैं। टेक्सोनोमी में हमें कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्लासिफिकेशन का समझ में आ गया कि हमें जो जितनी भी डाइवर्सिटी है या डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग्स है उनको हमें कुछ पर्टिकुलर सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी के बेसिस पे क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्लासिफाई करना है, अरेंज करना है। तो उससे पहले हम इन लिविंग्स को क्या करेंगे, नाम देंगे पर्टिकुलर, उसको, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले नामकरण करेंगे। ठीक है, इस पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नाम करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम की जरूरत होती है और उस सिस्टम को क्या बोला जाता है बच्चों, बायोनोमियल सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बाइनोमियल सिस्टम। देखो पहले तो ट्राइनोमियल आया था, ठीक है, उसका मैं इसके बाद में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोगों को। पहले तो क्लासिफिकेशन क्या किया जाता है, ट्राइनोमियल सिस्टम से किया गया था। ट्राई वर्ड से आपको पता चल ही गया होगा, ट्राई का मतलब होता है कि जो भी लिविंग है उसके नाम में टोटल 3 वर्ड आएंगे, जबकि बायो का मतलब यहाँ पे क्या रहता है, 2। बायो का मतलब क्या रहता है, 2। तो इसका मतलब जितने भी लिविंग्स हैं उन लिविंग के नाम में, नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो नेमिंग के अंदर उस नाम में कितने वर्ड आने चाहिए, 2 आने चाहिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो प्रपोज किसने किया, और प्रपोज किसने किया और गिवन, या फिर देखो प्रपोज का मतलब अलग होता है और यूज्ड का मतलब अलग है, तो ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। तो पहला वर्ड मैं बोलती हूँ कि जो बाइनोमियल सिस्टम है, यानी कि वो प्रपोज किसने किया, तो आंसर आएगा प्रपोज्ड बाय गैस्पर्ड बाहिन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ऑप्शन में गैस्पर्ड बाहिन दिया हुआ है तो आप भूल के भी गलती मत कर देना, क्योंकि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ना, वो सबसे पहले प्रपोज किसने किया था, गैस्पर्ड बाहिन ने किया था, राइट। लेकिन उसका यूज, उसको एक्सप्लेन किसने किया, दूसरा अगर हम एक्सप्लेन बोले, ठीक है, या उसको यूज किसने किया या उसको दिया किसने, गिवन बाय। ठीक है, प्रपोज करना अलग है, उसको यूज करके देना अलग चीज होती है, तब हमारे पास आंसर अलग आएगा और तब हमारा आंसर आएगा कैरोलस लीनियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर प्रपोज्ड पूछ लिया गया तो आपको आंसर गैस्पर्ड बाहिन को टिक करना है, लीनियस को नहीं। अगर एक्सप्लेन हु गेव द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यूज किसने किया, एक्सप्लेन किसने किया, तब आंसर जाएगा कैरोलस लीनियस। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को फर्स्ट टाइम लार्ज स्केल पे यूज किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने किया था। प्रपोज का मतलब है कि मैं एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि सपोज मैं आपको यूँ बता रही हूँ कि आप कोई पर्टिकुलर जगह आपको जाना है, तो मैं बताती हूँ कि यहाँ से आप पहले बस स्टैंड चले जाएं और बस स्टैंड से उस जगह पे टिकट बुक कराएं एंड देन आप वहाँ भी मूव कर दें। ठीक है, ये तो मैंने एक प्रपोजल रखा है आपके सामने कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए। आप पहले ऑटो में बैठे, ऑटो में बैठ के फिर आप बस स्टैंड जाएं, बस स्टैंड में टिकट, और टिकट से आप उस बस में बैठ के पर्टिकुलर जगह जाए। ये तो मैंने एक प्रपोजल दिया आपको।
ठीक है, लेकिन उस टास्क को जिसने परफॉर्म किया है, खुद जो ऑटो में बैठा है, उसका खुद का एक्सपीरियंस है, देन वो बस स्टैंड गया है, टिकट कटवाई है, देन वो आगे उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके उसने इंक्वायरी ली है। तो ये जो पूरा रास्ता है उसको जो डिस्क्राइब किया है, उसको एक्सप्लेन किया है, उसको यूज करने वाला अलग रहता है। ठीक है, तो प्रपोज किसने किया था? गैस्पर्ड बाहिन ने किया था, लेकिन उसको पूरा गिवन किसने किया? कैरोलस लीनियस ने किया। ठीक है, तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पे ये बड़ा ही कंफ्यूजन क्वेश्चन आता है, हु प्रपोज द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में, तो वहां पे ऑप्शन में आपको कैरोलस लीनियस जरूर मिलेगा, लेकिन अगर ऑप्शन में गैस्पर्ड बाहिन दिया हुआ है तो आपको 101% गैस्पर्ड बाहिन को ही टिक करना है, कैरोलस लीनियस को नहीं करोगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पे और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज द फाउंडर ऑफ बायनोमियल सिस्टम, नोमियल सिस्टम। तब आपको क्या आंसर करना है? फाउंडर पूछे तो भी आंसर क्या जाएगा? कैरोलस लीनियस ही जाएगा। ठीक है, अब कैरोलस लीनियस ने जो साइंटिफिक नेम है वो सबसे पहले दिए थे, और अपनी अगर कैरोलस लीनियस की ही बात करें तो देखो, कैरोलस लीनियस जो है इसका खुद का जो नाम था, कैरोलस लीनियस का जो खुद का नाम क्या था, वो नाम था कार्ल वॉन लिन। ठीक है, अब उन्होंने अपना नाम बायनोमियल सिस्टम से चेंज किया। ठीक है, और बायनोमियल सिस्टम से चेंज करके क्या नाम रखा? कैरोलस लीनियस। कैसे रखा वो हम अभी देखेंगे। बायनोमियल सिस्टम क्या होता है इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे, लेकिन आपको सिर्फ इसकी इंट्रोडक्टरी पोर्शन या हिस्ट्री बता रही हूँ आपको सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद में कैरोलस लीनियस जो है, उन्होंने साइंटिफिक नेम का जब सबसे पहले यूज किया, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने प्लांट्स के यानी कि साइंटिफिक नेम, यानी कि उन्होंने सबसे पहले प्लांट्स के साइंटिफिक नेम देखे थे। साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो वो उन्होंने अपनी एक बुक में लिखी थी साइंटिफिक नेम प्लांट्स के, और वो उस बुक का नाम बहुत बार पूछा गया। उस बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बुक्स को मत भूलना कभी भी। स्पीसीज प्लांटेरम बुक किसकी थी? कैरोलस लीनियस की थी, और इस बुक में उसने क्या किया था? प्लांट्स के क्या लिखे थे? साइंटिफिक नेम लिखे थे। ठीक है, और ये बुक उन्होंने कब पब्लिश की? पब्लिकेशन पूछा जाए तो 1 मई 1753 के अंदर इसका क्या किया था? पब्लिकेशन किया गया था। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये तो था किसके रिस्पेक्ट में? प्लांट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स, साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के लिए जो साइंटिफिक नेम है वो उन्होंने कब यूज किए? उसके लिए भी उन्होंने एक बुक थी और उस बुक में ही यूज किए, और उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। याद आ गया? सिस्टेमा नेचुरी पहले भी हमने इस बुक का नाम लिया था जब हम सिस्टमैटिक्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी। अब इस सिस्टेमा नेचुरी का 10th एडिशन था वो। ठीक है, 10th एडिशन के अंदर उन्होंने इसका नाम यूज किया। ठीक है, और 10th एडिशन का अगर हम पब्लिकेशन की बात करें तो कब किया था? 1 अगस्त 1758 के अंदर इसका पब्लिकेशन हुआ था। ठीक है, तो अब ओवरऑल ये चीज क्लियर होगी कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो किसने प्रपोज किया? गैस्पर्ड बाहिन ने किया। ठीक है, दूसरा, इसका फाउंडर या इसको गिवन या एक्सप्लेन यूज किसने किया? कैरोलस लीनियस ने किया। कैरोलस लीनियस का खुद का जो पहले का नाम था वो कार्ल वॉन लिन था, लेकिन उन्होंने अपने बायनोमियल सिस्टम से अपना नाम बदल के क्या रखा? कैरोलस लीनियस रखा। उन्होंने सबसे पहले प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नेम जो बुक थी वो क्या था? कौन से बुक में साइंटिफिक नेम यूज किए थे? स्पीसीज प्लांटेरम, और इसका पब्लिकेशन कब हुआ? 1 मई 1753 के अंदर।
नेक्स्ट जो साइंटिफिक नेम, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उन्होंने अपने बुक सिस्टमा नेचुरा के 10th एडिशन के अंदर एनिमल्स के लिए साइंटिफिक नेम यूज किए थे। कब? 1 अगस्त 1758 के अंदर। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है, ये तो थी हिस्ट्री की बात, अब ये आता है कि हमें मतलब साइंटिफिक नेम देने की जरूरत ही क्या है भाई? यही तो प्रॉब्लम है। रीजन ये है साइंटिफिक नेम देने की, वो थी कि बड़ी ही कंफ्यूजन होती है कि मान लो ये एक पर्टिकुलर एरिया है और यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हुआ है, मान लो ये कोई न्यू ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, और माइक्रोब भी हो सकता है, फंगस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई न्यू ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिज्म को लेकिन नेमिंग में बड़ी कंफ्यूजन होगी। ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ की लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मान लो इसका नाम कुछ और दिया गया, जैसे कि मान लो अगर हिंदी के अंदर बात करें तो इस पर्टिकुलर प्लांट का नाम क्या दिया, मान लो ये कोई प्लांट आइडेंटिफाई हुआ है और इस प्लांट का नाम क्या दिया गया, आक, ठीक है, इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। और इन इंग्लिश लैंग्वेज इसको हम क्या बोलते हैं, कैलोट्रोपिस बोला जाता है, ठीक है। वहीं कोई आक को इन इंग्लिश, ठीक है, और वहीं कोई अदर लैंग्वेज के अंदर, मतलब जैसे कि इसको नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो मदार के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। अदर लैंग्वेज के अंदर बात करें तो देखो, अगर बात तो इस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की हो रही थी, लेकिन लैंग्वेज वाइज देखो तो इनके अंदर हमारे पास क्या आ गया, वेरिएशन आ गए। अगर नाम पे जाओगे तो बड़ा ही कंफ्यूजन हो गया, आपको लगेगा कि आग कुछ अलग चीज है, कैलोट्रोपिस कुछ अलग है, मदार कुछ अलग है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्टी कि अर्थ पर एक नया ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हुआ है कि 3 हुए हैं। तो यहाँ पे ये बड़ी कंफ्यूजन वाला पॉइंट था। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया कि ऐसा बोला गया कि भाई देखो, एक ऐसा साइंटिफिक नेम यूज करो जो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो वो कभी भी चेंज ना हो। तो अगर हम वो नाम यूज करें, जैसे कि ह्यूमन का क्या है, होमोसेपियन, होमोसेपियन वर्ड आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके यूज करोगे तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ह्यूमन स्पीसीज के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या किया गया, हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया, एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, ठीक है। अब नेमिंग करने के लिए कुछ रूल्स, तो देखो कोई बच्चे का नामकरण होता है तो हमें कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन, पंडित जी को बुलाना पड़ता है, वो हवन करते हैं, पर्टिकुलर कुछ कुछ प्रोसेस होती है उनकी, वो करते हैं, देन वो एक पर्टिकुलर नाम अनाउंस करते हैं। सेम यहाँ पे भी ये जो रूल्स थे, इन रूल्स को बनाने के लिए गेस्पर्ट बाहन की 2 अलग अलग इंस्टीट्यूट थे, उन्होंने हेल्प की थी। यानी कि अगर हम बात करें, वो एक तो यहाँ पे इन रूल्स को बनाने के लिए एक तो आया ICBN, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है बहुत बार, क्या होती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। दूसरा एक और था ICBN के अलावा, एक था ICZN, और इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब आपसे गलती क्या होगी, देखो ये जो ऑफ है ना, यहाँ पर कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए 4 का यूज कर देता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये मान लो एक ऑप्शन दे दिया, ठीक है, और एक ऑप्शन में लास्ट में कहीं दिया होगा ऑफ। तो यहाँ पे अगर 4 है तो वो आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि क्या यूज होता है, ऑफ यूज होता है, 4 यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये 4 यूज नहीं होगा, इस चीज को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ऑप्शन के अंदर ICBN का फुल फॉर्म पूछा है तो आप झट से बता दोगे हाँ ठीक है हमें पता है, इंटरनेशनल कोड
ऑफ या फॉर इस पे ही आपको एग्जामिनर से मात खाने को मिलेगी, क्योंकि वो इतना सा चेंज करेगा कि ऑफ की जगह क्या लगा देगा, फॉर लगा देगा, और आपको टोटली कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि भाई अब यहाँ पे क्या आएगा, फॉर आएगा या फिर ऑफ आएगा। तो ऑफ हो सकता है आपको बिल्कुल लास्ट के अंदर देखने को मिले, ठीक है। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि आपको इसके अलावा दो और ब्रांचेस है, जैसे कि वो नोमेनक्लेचर में तो नहीं लेकिन फिर आती है, वो मैं आपको पहले ही मेंशन कर देती हूँ, ये दो तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा तीसरी एक और ब्रांच रहती है, वो कौन सी है, ICNB, ठीक है। इसका नेम पूछा गया है, इसका नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। और एक और रह गई फोर्थ आपके पास, वो रहता है ICTV। तो ये फुल फॉर्म्स आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, और वो क्या रहती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर, यहाँ फॉर आएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर टेक्सोनोमी ऑफ वायरस, ठीक है। तो ये चार फुल फॉर्म आपसे फ्रीक्वेंटली ऑप्शन में पूछी जाती है। तो आपको बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के अंदर तो हम लोग इन दो का यूज करेंगे, ICBN और ICZN। इसके साथ साथ दो और रहती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर रह गया फॉर बैक्टीरिया, सॉरी फॉर बैक्टीरिया, ये रह गया था, किसके लिए, ये बैक्टीरिया के लिए, और ये किसके लिए है, वायरस के लिए है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, बैक्टीरिया, और ये है वायरस के लिए। तो दोनों चीज आगे देखो, प्लांट भी आ गए, बॉटनिकल मतलब प्लांट की बात चल रही है, ठीक है, और जूलॉजिकल मतलब एनिमल की बात चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे बैक्टीरिया भी आ गया और वायरस भी आ गया। तो हम सबके यहाँ पे क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर के लिए यहाँ पे ये वर्ड्स यूज करने हैं। अब हम बात करते हैं इसके रूल्स की, कि क्या क्या रूल्स थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर। तो रूल की बात करें तो रूल हमारे पास क्या क्या रहेंगे। अब रूल देखें तो पहला रूल मैं लिख देती हूँ कि मेन रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये रूल्स हमें किसके थ्रू आइडेंटिफाई होंगे, ICBN और ICN, यानी कि इस रूल्स के लिए हमारे पास दो है मेन रूल, ICBN प्लस ICZN। इन दोनों ने मिलके कैरोलस लीनियस के साथ रूल्स को फॉर्म किया। और वो रूल्स क्या थे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट द रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आपको सारे के सारे नाम जो है वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हम रूल्स की शुरुआत करते हैं कि रूल क्या क्या था। देखो पहला इसके अंदर जो रूल था, जो कि एज तो रूल नहीं था, लेकिन इसके अंदर पहली कंडीशन क्या थी, ठीक है। पहली कंडीशन ये थी कि जो भी हम लैंग्वेज यूज करेंगे साइंटिफिक नेम के लिए, ठीक है, वो लैंग्वेज कौन सी थी, लैटिन थी, बिल्कुल सही। इसको क्यों यूज किया, क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज थी। क्या थी, एक डेड लैंग्वेज का मतलब हुआ कि एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कि कैन नॉट चेंज, जो कभी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि ये यूज ही नहीं होती लैटिन लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये चीज रखा गया, जो नाम होगा वो ऐसी लैंग्वेज से लिया गया जो कभी भी चेंज नहीं होती, और वो क्या रहती है, डेड। तो यहाँ पे जो पहली लैंग्वेज रही वो क्या थी, लैटिन लैंग्वेज थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रूल्स देखते हैं, तो क्या क्या रूल्स थे। देखो पहला रूल अगर हम देखें, फर्स्ट रूल मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ, जो पहला रूल ये था बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, कि कोई भी स्पीसीज, एनी स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, या फिर आप बोल सकते हो टू वर्ड। मैंने पहले भी बताया था, बायो का मतलब मैंने यहाँ पे बायो
नॉमेनक्लेचर के अंदर हम बात कर रहे थे ना, तो सॉरी बाय है यहाँ पे बायनोमियल। बाय का मतलब क्या था? दो। बायनोमियल का मतलब क्या होता है? बायनोमियल। बाय का मतलब क्या होता है? दो। तो इसका मतलब कोई भी स्पीसीज है और उसका जो नाम है वो दो कंपोनेंट का होगा, यानी कि दो वर्ड्स का होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, पहले देखते हैं कि वो वर्ड्स कौन कौन से होंगे। पहला वर्ड जो होगा वो कौन सा होगा? वो होगा उसका जेनरिक नेम। जेनरिक नेम। और जो दूसरा वर्ड होगा वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो या फिर यहाँ पे ब्रैकेट में कर देना जीनस नेम। जीनस नेम। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे मैंगो का। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं मैंगो। ठीक है, मैंगो को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से कॉमनली तो जाना जाता है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो मैंगो का जो नाम था वो क्या था? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा और इंडिका। ठीक, तो यहाँ पे जो ये मैंजीफेरा है ये तो इसका क्या कौन सा नाम है? जेनरिक नेम है। ठीक है, और इंडिका यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, या स्पीसीज नेम भी बोल सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो लेते हैं पोटैटो। ठीक है, अगर पोटैटो का नाम करें तो पोटैटो का नाम आता है सोलेनम ट्यूबरेसम। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरेसम। तो यहाँ पे सोलेनम वर्ड जो आएगा वो सेम किसके लिए रहेगा? जेनरिक नेम होगा, और ट्यूबरेसम क्या रहेगा? स्पेसिफिक एपिथेट। अगर ह्यूमन की बात करें तो सेम ह्यूमन में भी होमो सेपियन। होमो वर्ड किसके लिए रहता है? जेनरिक, और सेपियन स्पीसीज का नाम होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप इतना याद करो कि दो में से जो एक नाम होगा वो किसका होगा? जीनस का, और जो दूसरा नाम होगा वो किसका होगा? स्पीसीज का। ठीक है, तो इस तरीके से पहला रूल हमारे क्लियर हो गया कि कोई भी स्पीसीज है उसका जो नाम है वो दो कंपोनेंट यानी कि दो वर्ड से मिलके बना होगा। पहला वर्ड जेनरिक होगा और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होगा। फर्स्ट रूल क्लियर हो गया। सेकंड रूल पे आते हैं। अब जो सेकंड रूल हमारे सामने आता है वो क्या है? वो ये है कि सेकंड नेम में अगर हम आए तो वो था कि जो फर्स्ट लेटर है जेनरिक नेम का वो क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम वो क्या होना चाहिए? शुड बी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और फर्स्ट लेटर अगर हम बात करें, फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट की बात करें तो हमारे पास वो कैसा आएगा? स्मॉल लेटर में। ऑल्दो हमने यही यूज किया था, अगर पीछे जाके देखें तो यहाँ पे एस क्या था? बड़ा था, और टी क्या था? छोटा था। सेम अगर दूसरा देखें, यहाँ पे मैंजीफेरा का एम बड़ा था और इंडिका का आई छोटा था। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज क्लियरली समझना कि जो फर्स्ट लेटर रहता है वो जेनरिक नेम का क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज का नाम जो होगा वो स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाएगा। दैट इज अ सेकंड रूल। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड रूल पे। थर्ड रूल क्या था? थर्ड रूल ये था कि अगर आप साइंटिफिक नेम को फ्री हैंड या फिर टाइपिंग स्किल के अंदर लिख रहे हो तो फिर ये चीजें चेंज हो जाएगी। कैसे? अगर आप उसको टाइप कर रहे हैं या फिर आपको उसको फ्री हैंड से लिख रहे हैं तो आप क्या करोगे? यानी कि व्हेन रिटन
with free hand or typed, then जेनरिक नेम के लिए क्या रहेगा, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट should be separately underline। ठीक है, कैसे, मैं यहीं पे एग्जांपल से बता रही हूँ। जैसे कि हम लिख रहे हैं मैंजीफेरा, एम बड़ा कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, और इसको हम अंडरलाइन करेंगे, और इंडिका के अंदर हमने आई छोटा कर दिया, और इसको भी हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। बट अगर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, बट ड्यूरिंग प्रिंटिंग, प्रिंट कर रहे हैं तब चीजें चेंज हो जाएगी, क्योंकि प्रिंटिंग करते टाइम जो नेम होता है शुड बी इन इटैलिक। ठीक है, इटैलिक्स के अंदर होना चाहिए, और ओरिजिन हमें पता ही है कि क्या रहता है, लैटिन ओरिजिन रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आप फ्री हैंड से लिख रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली अंडरलाइन कर रहे हैं। अगर प्रिंटिंग कर रहे हैं तो उसको इटैलिक वर्जन के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे 3 रूल। नेक्स्ट 4th रूल पे हम आते हैं। वो क्या था कि यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जितने भी साइंटिस्ट है, अगर जिसने भी साइंटिस्ट ने कोई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, तो और वो साइंटिस्ट अपना नाम भी उसके साथ ऐड करना चाहता है, यानी कि 4th रूल, नेम ऑफ साइंटिस्ट, मान लो जिसने कि क्या किया है, प्रपोज किया है, उस नाम को दिया है। ठीक है, देन उसको अपना नाम उस साइंटिफिक नेम के साथ ऐड करना है, तो उसको हम किस तरीके से रिटर्न करेंगे, लिखेंगे इन शॉर्ट आफ्टर दिस साइंटिफिक स्पेसिफिक एपिथेट। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास मैंगो का नाम क्या था, मैंजीफेरा। ठीक है, इंडिका, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया। इसके अलावा ये जो मैंजीफेरा इंडिका जो नाम था, ये लिनियस ने दिया था, और लिनियस अपना नाम इसके साथ ऐड करता है, तो वो इस तरीके से ऐड करेंगे। लिन बिल्कुल ही शॉर्ट में लिखेंगे, और उन्होंने क्या लिखा, लिन। ठीक है, और किसके बाद आएगा, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट रूल जो हमारे पास आता है वो क्या था, वो ये था कि साइंटिफिक नेम जो है, मैंने पहले भी बताया था, जो साइंटिफिक, यहाँ लिख देती हूँ, साइंटिफिक नेम जो है वो किस में होने चाहिए, शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो ग्रीक लैंग्वेज से भी बोल सकते हो, ग्रीक लैंग्वेज। वैसे तो मेनली तो लैटिन लैंग्वेज ही होता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ग्रीक लैंग्वेज भी दिया होता है, तो वो गलत नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेज, क्योंकि ये चेंज नहीं होती है और ना ही इनका अभी यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि एक और क्वेश्चन आता है, 5 रूल है, ये 5 तो बहुत स्पेसिफिक रूल है, वापस से रिकॉल करते हैं इन रूल्स को, क्या क्या रूल्स थे हमारे पास। देखो, जो पहला रूल था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, वो ये था कि जो 2 कंपोनेंट का बना होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। दूसरा था कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आएगा, जेनरिक का। ठीक है, और जो सेकंड है स्पीसीज का नाम जो होगा वो स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाएगा। ठीक, और वहीं अगर हम फ्री हैंड से लिख रहे हैं
तो क्या होगा, हम उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जेनरिक नेम को और स्पेसिफिक एपिथेट को, और अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो जो टाइप करेंगे वो कैसे, इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, जैसे थोड़ा तिरछा या टेढ़ा लिखा हुआ आता है। ठीक है। फोर्थ रूल क्या था कि अगर कोई साइंटिस्ट जिसने वो नाम दिया है वो भी अपना नाम ऐड करना चाहता है तो वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ऐड करेगा और बहुत ही शॉर्ट में करेगा, जैसे कि लीनियस ने सिर्फ लिन लिखा। और फिफ्थ रूल क्या था, वो ये था कि जो साइंटिफिक नेम है वो हमेशा डेड लैंग्वेज से, जो कि कभी चेंज नहीं होते, वहां से डिराइव होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और हमारे पास रूल आता है कि जो प्लांट्स के लिए जो टोंटोनम्स जो होते हैं वैलिड नहीं होते। क्या होते हैं ये मैं यहाँ पे थोड़ा स्टार लगा के लिख देती हूँ कि इन प्लांट नोमेनक्लेचर, ICBN के अकॉर्डिंग था ये, टोटोनॉम्स आर नॉट वैलिड। ये आपका नीट का क्वेश्चन भी था बच्चों कि जो टोटोनॉम्स होते हैं वो क्या प्लांट्स के लिए वैलिड होते हैं या नहीं होते, तो नॉट वैलिड आएगा। अब यहाँ पे टोटोनॉम्स का मतलब होता है कि जेनरिक नेम और स्पेसिफिक, टोटोनॉम्स का मतलब बता देती हूँ, उसका मतलब क्या होता है, जेनरिक नेम एंड जो स्पीसीज नेम होता है जिसको आप स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉट वैलिड है। दैट मीन अगर हमें प्लांट के रिस्पेक्टिंग में बात करें तो यहाँ पे जेनरिक नेम इन प्लांट्स, मैं पहले मेंशन कर देती हूँ, इन प्लांट्स जेनरिक नेम एंड जो स्पेसिफिक एपिथेट है should not be, it's very important, not be same। ठीक है। प्लांट्स के अंदर ये चीज सेम नहीं होती। एग्जाम्पल से समझे तो क्या आएगा, एग्जाम्पल कि प्लांट के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा मैंजीफेरा, सॉरी मैंजीफेरा और मैंजीफेरा, ऐसे दोनों जो नाम कभी भी सेम नहीं होंगे। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टोटोनॉम्स हैं वो प्लांट के लिए कभी भी वैलिड नहीं होते। और टोटोनॉम्स का मतलब क्या था कि स्पेसिफिक और जेनरिक नेम का क्या होना, सेम होना, लेकिन प्लांट के केस में ये सेम नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम ICZN ने इस चीज को एनिमल के लिए एप्लीकेबल कर दिया, यानी कि जो टोटोनॉम्स है, टोटोनॉम्स आर वैलिड इन एनिमल नोमेनक्लेचर। एनिमल का अगर नाम है वो क्या हो सकता है, टोटोनॉम्स हो सकता है। ये नीट का क्वेश्चन था कि किसके लिए होता है, तो प्लांट के लिए नहीं होता, सिर्फ एनिमल के लिए होता है। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो उसे आपको जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल हम मैं पहला लेती हूँ, इंडियन कोबरा। ठीक है। इसका अगर हमें साइंटिफिक नेम देना है तो वो टोटोनॉम्स हो सकता है, जैसे कि नाजा नाजा। ठीक है, ये जेनरिक नेम हो गया, ये स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। सेकंड एग्जांपल अगर हम ले तो रैट के लिए ले सकते हैं हम। ठीक है। रैट का जो साइंटिफिक नेम बनेगा वो कैसे हो सकता है, रेटस रेटस। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टोटोनॉम्स होते हैं वो प्लांट के लिए तो नहीं वैलिड होते, लेकिन एनिमल के लिए क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। एनिमल के केस में टोटोनॉम्स क्या होते हैं, वैलिड होते हैं।
ठीक है। तो ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है, नॉमेनक्लेचर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आपने इसको 9th क्लास के अंदर पढ़ा जरूर था, ऐसा नहीं कि आपने 9th क्लास में इसको पढ़ा, लेकिन 9th क्लास के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीजें थी जो आपने पढ़ी थी, जैसे कि साइंटिफिक नेम था वो किस में होना चाहिए था, लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए था, जो जीनस का नाम है वो कैपिटल में लिखना है, स्पीसीज का स्मॉल में लिखना है, पहला जेनरिक नेम होता है, दूसरा स्पीसीज का नेम होता है, काइंड ऑफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी क्लैरिफाई किया गया है इन सारी चीजों को कि किस तरीके से हमें इनको पुट करना है। तो ये जितने भी रूल्स थे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के, तो वो प्लांट्स के लिए तो किसने सेट किए थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्लांट्स के लिए तो किसने सेट किया है इन सारे रूल्स को, ICBN ने, और एनिमल्स के लिए किसने सेट किया है, ICZN ने। ठीक है। तो इसके अलावा इन सारे नाम को यूज सबसे पहले किसने किया था, मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। मैंने पहले मेंशन भी करके ये चीज आपको बताई थी जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे। तो आप देखो यहाँ पे इन सारे सिस्टम का फाउंडर किसको बोला गया था, कैरोलस लिनियस ने। प्लांट के लिए स्पीसीज प्लांटेरम बुक में, एनिमल के लिए सिस्टेमा नेचुरी बुक के अंदर इन्होंने मेंशन किया था। ठीक है। तो ये हमारा थे टोटल नॉमेनक्लेचर, वो भी कौन से, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर थे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद हमारा कौन सा आता है जो कि वैलिड नहीं है, लेकिन सबसे पहले इसको ऐसा बोला गया था जब बात चल रही थी कि साइंटिफिक नेम हमें एनिमल्स के लिए, जो जितने भी लिविंग्स हैं अर्थ पे जो आइडेंटिफाई हुए हैं, उनको हमें साइंटिफिक नेम देना है। तो उस केस के अंदर सबके अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज थे, लेकिन कुछ जो टेक्सोनॉमिस्ट थे उनका ऐसा भी मानना था कि जो साइंटिफिक नेम है वो 2 नहीं बल्कि 3 होने चाहिए। ठीक है। तो वो आपका थोड़ा नीट स्टैंडर्ड का टॉपिक रह जाता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ स्टार लगा के, ट्राइनोमियल सिस्टम। क्या था ट्राइनोमियल सिस्टम, सेम, बाय का मतलब था 2, ठीक है, और ट्राई का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, 3। यानी कि जो साइंटिफिक नेम होगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, नेम ऑफ एनी organism is composed of 3 words। कितने वर्ड्स का बना होना चाहिए, 3 वर्ड्स का बना होना चाहिए। ठीक है। किसने प्रपोज किया, तो आंसर आएगा proposed by Huxley and स्ट्रिकलेट। ठीक है, इन्होंने ये प्रपोज किया था। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं ट्राइनोमियल के अंदर 3 नाम कैसे आएंगे। एग्जाम्पल अभी भी वैलिड है, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़े थे ऑल्दो। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि 3 नाम कौन से, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 3 नाम की बात चल रही थी ना, तो यहाँ पे पहले हम 3 नाम देखते हैं कि जो यहाँ पे फर्स्ट नेम जो रहेगा वो किसका रहेगा, जेनरिक नेम होगा। फर्स्ट क्या होगा, जेनरिक नेम। दूसरा जो वर्ड होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट। और जो थर्ड होगा वो क्या होगा, सब स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, यानी कि नेम ऑफ वैरायटी, नेम ऑफ वैरायटी। क्लियर। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके क्या क्या हमारे पास आएंगे। एग्जाम्पल्स के अंदर हम देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल रहता है वो है ब्रेसिका ओलरेशिया बोट्रिक्टस। ये हो गया कौन सा नेम, जेनरिक नेम। ये हो गया
स्पेसिफिक एपिथेट, और ये हो गया उसकी वैरायटी यानी कि सब स्पेसिफिक एपिथेट। और ये नाम हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? ये यूज करते हैं कॉलीफ्लावर के लिए। ठीक है, वहीं हम फिर देखते हैं एक और एग्जांपल, सेकंड, ब्रेसिका, ओलेरेशिया कैपिटिटा। सेम जेनरिक, स्पीसीज, और ये होगी वैरायटी। और हमारा यहाँ पे ये कॉमन नेम जाएगा कैबिज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेसिका, ओलेरेशिया, कॉलोपोरा, कोलोरापा। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए रहेगा? ये रहता है नॉल नॉल। ठीक है, तो ये हमारे 3 नाम हो गए, ये फर्स्ट नेम, ये सेकंड, और ये थर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों नाम आ चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आज भी ये वैलिड है, यानी कि यहाँ पे ये अगर तीनों को हम और क्लैरिफाई करें तो क्या क्या रहेगा? ये क्या है? जेनरिक नेम, और ये क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट, और ये क्या है? वैरायटी। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल 3 नाम का जो सिस्टम था साइंटिफिक। तो ये एग्जांपल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद कर लेना कि जो बॉटराइटिस, कैपिटिटा और कॉलरापा, ये तीनों क्या है? अगर आपसे सीधा पूछा जाए तो ये तीनों की तीनों क्या है? वैरायटी है। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारा कौन सा सिस्टम था? ट्राइनोपियल जो है सिस्टम था, जिसके अंदर हम 3 नाम देते हैं साइंटिफिक। ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये कुछ ही चीजों पे या कुछ ही ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है। जो मोस्ट एप्लीकेबल था वो हमारे लिए क्या था? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ही था। ठीक है, तो ये हमारा हो जाने के बाद में अब हम देखते हैं कि इसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करने वाली ब्रांचेस देख ही ली थी। तो हम वापस से रिकॉल करें कि हम लोगों ने क्या क्या किया है द लिविंग वर्ड चैप्टर में। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम वापस से रिकॉल कर रहे हैं अभी तक हम जो पढ़ के आ चुके हैं। रिकॉलिंग बहुत जरूरी है। जब तक आप चीजों को रिकॉल नहीं करोगे, उसको रिवाइज नहीं करोगे, तो आप कभी भी उस चैप्टर को एक कंटिन्यूटी के साथ नहीं समझ पाओगे और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं बना पाओगे कि हमने अभी तक क्या किया है और क्या करने वाले हैं। ठीक है, आज की जो क्लास के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन वो एक समझने के लिए वो पॉइंट्स बहुत ज़रूरी थे, इसलिए आपको बताया था। इनको आप अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करें, एक्स्ट्रा नोट लगा के कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ बातें हमें एनसीईआरटी के समझने के लिए कुछ चीज़ें बहुत थोड़ी वास्ट पढ़नी पड़ती है, तो वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो अभी इस पूरे चैप्टर को हम रिकॉल करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है। तो अगर हम देखें हम लोगों ने क्या किया है द लिविंग वर्ड के अंदर, जो पहला था कि हमने लिविंग्स को क्या किया? आइडेंटिफिकेशन किया। लिविंग्स को क्या किया हम लोगों ने? आइडेंटिफिकेशन किया विद द हेल्प ऑफ करेक्टराइजेशन, यानी कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी? डाइवर्सिटी देखी। किसके अंदर? लिविंग्स के अंदर। ठीक है, अच्छा एक चीज रह गई थी पीछे, मैं आपको वापस से मेंशन करती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि सिग्निफिकेंस क्या है टेक्सोनॉमी का या क्लासिफिकेशन करने का, तो हमारे पास आंसर आता है कि आइडेंटिफिकेशन करना किसका? अननोन ऑर्गेनिज्म का। क्यों? क्योंकि देखो ह्यूमन जो है ना, ये बहुत ऐसे बोल सकते हैं बड़ी ही सेल्फिश
स्पीसीज है। रीजन ये है कि ह्यूमन बहुत क्यूरियोसिटेबल है, उसको ऐसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को जानने की इच्छा रहती है ताकि वो उन ऑर्गेनिजम्स का अपने लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियली यूज कर सके। प्लांट है तो उसका मेडिसिन में, खाने में, या फिर अपने लिए कुछ भी फर्नीचर फॉर्म करना है उसके लिए यूज कर सके, एनिमल का यूज कर सके, एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज कर सके। तो जो लिविंग है, जो ह्यूमन है, वो ये चीज करना बहुत इंटरेस्टली चाहता है कि उसको ये जानना चाहता है कि अर्थ पर कितने सारे लिविंग है। तो हम पढ़ते हैं कि डाइवर्सिटी, ठीक है। तो डाइवर्सिटी के अंदर अगर आपको याद हो, मैक्सिमम डाइवर्सिटी हमने कहाँ देखी थी, जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे और सेकंड कोरल रीफ के अंदर। और अभी तक डाइवर्सिटी की बात करें तो 1.7 टू 1.8 मिलियन हमारे पास क्या आ चुकी थी, मिलियंस ऑफ डाइवर्सिटी मिल चुकी थी, ठीक है। उस इतने सारे लिविंग्स को हमें पहचानने के लिए एक पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर की जरूरत थी। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे उन सारे लिविंग्स को एक पर्टिकुलर क्या दिया गया, एक नेम दिया गया। और उस नेम देने की फिनोमिना को हमने क्या बोला गया, बायनोमियल, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। ओवरऑल मैंने आपको ट्राइनोमियल भी बताया है, लेकिन वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन कुछ स्पीसीज के लिए ये सिस्टम पूछा जाता है, जैसे कि अभी देखा बॉटराइटिस कैपिटिटा और कालोरापा के अंदर। तो ये कैबेज, कॉलीफ्लावर और नॉलॉल के लिए ये चीज़ें ट्राइनोमियल के परस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन हमने लिविंग्स को आइडेंटिफाई कर दिया, फिर उनकी हमने क्या देखी, डाइवर्सिटी देखी, और फिर हमने उनको क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर नेम दे दिया। नेम देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, राइट। क्योंकि नॉमेनक्लेचर होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। और क्लासिफाई करके उनको एक पर्टिकुलर कन्वीनियंटली एक कैटेगरीज या टेक्सा के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करवाने के लिए क्लासिफिकेशन करेंगे हम उन सब का, ठीक है। और क्लासिफिकेशन करने के लिए, और क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन के दौरान हम क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रुप करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करेंगे उनका, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करेंगे इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, या आप टेक्सा भी बोल सकते हो, ठीक है। कन्वीनियंट कैटेगरीज या टेक्सा के अंदर बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स या बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। तो हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने के लिए दो ब्रांचेस हमारे सामने थी, वो हम लोगों ने पढ़ी थी। और वो ब्रांचेस कौन सी थी, कितनी ब्रांचेस हमारे पास, दो ब्रांचेस हैं, ठीक है। और वो ब्रांचेस हम लोगों ने उनका इंट्रोडक्टरी पोर्शन देख लिया था। एक ब्रांच हमारे पास कौन सी आई थी, टेक्सोनोमी, ठीक है। और दूसरी जो ब्रांच थी वो हमारे पास क्या था, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। और तीसरी हम लोगों ने एक और भी देखा था, और वो क्या था, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इन तीनों की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कुछ करेक्टराइजेशन के बेसिस पे जितने भी लिविंग्स हैं उन सब लिविंग्स को क्या करेंगे, यानी कि इनके बेसिस पे हम जितने भी लिविंग है, यानी कि ऑल लिविंग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टेक्सा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा के अंदर हम उनको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्सा जो वर्ड है वो हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए बात करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से टेक्सा है, वेरियस टेक्सा की बात करेंगे। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि टेक्सा कौन कौन से, कितने टाइप के हैं, और वहाँ पे हम किस तरीके से उनके अंदर ऐड करते हैं। तो मैं आपको वापस से एक चीज और बता दूं कि टेक्सोनॉमी के अंदर हम लोग क्या देख रहे थे, जब भी क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, ठीक है। और प्लस यहाँ पे कुछ रूल्स थे या फिर कुछ टेक्सोनॉमी के अंदर बेस्ड बातें थी, वो क्या थी, हमें आइडेंटिफिकेशन करना था,
ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें कैरेक्टराइजेशन करना था ऑर्गेनिज्म को, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसको नॉमेनक्लेचर करते हैं उसका, और फिर उसका हम क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे। सिस्टमैटिक्स के अंदर टेक्सोनोमी के साथ क्या ऐड हो गया था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऐड हो गया था। मॉडर्न टेक्सोनोमी के अंदर तो अगर आपको याद है 3-4 चीजें थी हमारे पास, इसको आप एक ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हो, जैसे कि ICDE। मैं एक ट्रिक बता सकती हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो मॉडर्न जो टेक्सोनोमी ना रिकॉल करवा रही हूँ यहाँ पे, इसको आप ICDE से याद कर सकते हो। यानी कि I मीन्स था किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल तो होगी ही होगी, यहाँ पे इंटरनल एम्फेसाइज है। C मतलब था सेलुलर स्ट्रक्चर, D मीन्स क्या था, डेवलपमेंट प्रोसेस, और E क्या था, इकोलॉजिकल। E क्या था, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम ये जितने भी टेक्सास हैं उनकी स्टडी करेंगे, यानी कि क्लासिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और उनके कैटेगरीज क्या है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने द लिविंग वर्ल्ड में इतनी चीजें कर चुके हैं कि आइडेंटिफिकेशन कर दिया उनका, देन डाइवर्सिटी देख ली, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर हो गया, और क्लासिफिकेशन के लिए ब्रांचेस की हम लोगों ने स्टडी कर ली। इन सारी चीज़ों को आप एनसीईआरटी के साथ रिलेट करते हुए ज़रूर पढ़ें और अपने सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि आपको क्लास और एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद में जो जो चीज़ें हैं, जो जो पॉइंट्स हैं, आप उनको अपनी लैंग्वेज में नोट कर सके, ताकि इन फ्यूचर आप जब भी इनको दोबारा से पढ़ें तो आपको बहुत जल्दी से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और एक चीज़ हमेशा रखना आप याद बच्चों, कि जब भी कुछ भी नया पॉइंट पढ़ रहे हो तो उसको पहले प्रीवियस के साथ रिलेट जरूर करें, ताकि आपको उस चैप्टर की एक सीक्वेंस, एक स्टोरी आपके हमेशा माइंड में चलती रहेंगी। सो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।